हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का हिंदी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए जो है सो ये जो है सो हिंदी ये का है, ठीक है। और हिंदी बी का भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। हमारा जो वही टोटल जो क्वेश्चन है वो 40 रहेगा और टाइम जो है सो 1 घंटा 30 मिनट रहेगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कुछ पढ़ने के लिए आप लोगों को पैसेज वगैरह दिया रहेगा। तो आप लोगों को इसको पढ़ना है, फिर आप लोगों को आंसर इसका देना है, ठीक है। तो चलिए इस फटाफट पढ़ लेते हैं। लिखा है कि घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कर रही है, समय जा रहा है, ठीक है। जो घड़ी का जो सुई है वो हम लोगों से बता रहा है हम लोगों को कि जो इसकी जो समय है वो हम लोगों का जा रहा है। कर लो कुछ कर लो, जो क्षण एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। जो क्षण आप लोगों को एक बार चला गया वो आप बिल्कुल सही चल गया। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप लोग जो है सो पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 10 का जो है सो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब अभी अगर तैयारी नहीं करोगे, अभी अगर मेहनत नहीं करोगे, तो जब आप लोगों का जो एग्ज़ाम आ जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लोगों को कुछ नहीं हो पाएगा। तब रोओगे कि नहीं मेरा नंबर कम आया, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है सो दम दम लगा के आप लोग तैयारी कीजिए और न एग्ज़ाम में जो है सो अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। तो गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है, और वह है समय का परख। जिस व्यक्ति का जो समय का परख अगर हो जाएगा ना, तो वो व्यक्ति बहुत आगे चल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति हो और वो समय के साथ साथ वो जीना सीख जाए, तो वो व्यक्ति बहुत आगे चल जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है उसे करने या ना करने का, ठीक है। कोई भी एक टाइम होता है कुछ चीज़ करने का। अब अगर जब पढ़ाई करने का टाइम हो तो जिस टाइम में आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। जिस टाइम में आपको जो गाना गाने का टाइम है तो उस टाइम आपको गाना गाना है। जिस टाइम आपको डांस करने का टाइम है उस टाइम आप डांस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का जो है एक टाइम होता है। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली तो पुणे आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप जो है सो टाइम का जो है सो सही यूज करना सीख गए, तो आपको जो है सो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। वह समय आकर आपका द्वार खटखटाएगी। वो जो है सो समय समय आकर अपना आपका जो है सो द्वार जो है खटखटाएगी, ठीक है। हमें हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। हमें जो है सो समय का मूल्य समझना चाहिए और समय के साथ जो है सो काम करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। जल्दी पढ़ना चाहिए, है ना। जीवन की यह कुंजी है जो लोग निरंतर असफल होते हैं। यह जीवन की यह पूंजी है जो सो सभी लोग निरंतर लोग जो है सो इसमें असफल हो जाते हैं, ठीक है। वह प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़ी दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में और उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही ये बात है। अगर कोई भी व्यक्ति से आप अगर समय पे अगर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में और उचित उद्देश्य के लिए, है ना, उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। वस्तु एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। इसी उधेड़बुन में वह जीवन का अमूल्य जनों को खो देते हैं। वो दिनों मासूम और वर्षों के किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जो अभी जो अगर मान लेते हैं जो विद्यार्थी अभी 10th क्लास में नहीं तैयारी कर रहे होंगे, वो क्या करते होंगे, अभी एग्ज़ाम बहुत टाइम है, ठीक है। वो जो है सो समय को टालना सीख गए होंगे, ठीक है। वो सोच रहे होंगे कि अभी बहुत टाइम है, अब पढ़ेंगे, है ना, कल पढ़ेंगे। तो इसी, है ना, इसी उधेड़बुन के कारण जो है सो वो फेल हो जाते हैं एग्जाम में और कम नंबर ला पाते हैं। तो फिर बाद में अपने आप को दोष देते हैं, ठीक है। ठीक है, हाथ पांव हिलाने संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़ के उसके हाथ लग गए, ठीक है। आगे बोला, वास्तव में यहाँ पर लिखा है, वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बन सकता है। आवश्यकता है श्रम और समय की परख, ठीक है।
आवश्यकता है मेहनत का और समय का, ठीक है। आप जब मेहनत करोगे ना तो आपको जो है सो टाइम का भी ज़रूरत होगा, ऐसा नहीं कि तुरंत आपको असफल हो जाओगे, ठीक है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और उसके साथ में आपको एक लंबी समय जो है सो आपको तय करना पड़ेगा, तब आप सफल हो सकते हो। तो चलिए मैंने इस पैसेज को पढ़ लिया, फिर हम लोग पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि जो घड़ी का जो निरंतर सरकती जो सुइयां है वो जो है सो कुछ कर लो का कहता है। अगर वो हम लोग को क्या बताता है कि कुछ कर लो, है ना, कुछ कर लो, है ना, अभी पढ़ लो ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। तो पहला नंबर का हो जाएगा आंसर डी, ठीक है। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो जो गांधी जी थे वो किसका अधिक महत्व बताया है। तो जो गांधी जी थे वो जो है सो समय का परख सबसे अधिक बताया गया है उस वो गांधी जी ने, ठीक है। फिर हमारा जो है सो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, जीवन की कुंजी क्या है। जीवन की जो कुंजी है वो है डी नंबर, ठीक है। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं, ठीक है। सॉरी, डी नंबर का होगा समय का मूल्य समझ कर काम करना। जीवन की कुंजी है समय का मूल्य समझकर काम करना, ओके। फिर हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं। तो अधिकतर व्यक्ति जो जीवन का जो अमूल्य क्षण है वो उधेड़बुन में खो देते हैं। हम लोग ने अभी पढ़ा था कि जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो जो है सो समय को टालना सीख जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं अभी नहीं, बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। इसी उधेड़बुन के कारण जो है सो वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। अमूल्य क्षण इसी प्रकार हो जाते हैं। तो हमारा जो चौथा नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। फिर अगला जो है सो कुछ काव्यांश दिया गया है, वो जो है सो कुछ कविता गया, बड़ा अच्छा कविता है। चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। लिखा है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठीक है। ठोकर मार पटक माथा तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने खींचा तुझको बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा क्या करेगा, ठीक है। रे मनुष्य बस कातर करदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम देही युद्धम देही कहे जब पामर, देन दुहाई पीठ फेर कर, ठीक है। तो ये कुछ पैसेज था, काव्यांश था जिसको मैंने पढ़ा। आगे और कुछ दिया गया, लिखा है या तो जीत प्रीति के बल पर, यार तेरा पथ चूमे तरस कर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो इससे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, वो पांचवा नंबर पूछ रहा है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, ठीक है। तो जो कवि के अनुसार जो रे मनुष्य, सॉरी, डी नंबर का जो होगा आंसर हो जाएगा कायर बन के चुपचाप रहना, मेहनत करके जीवन जीना, ये तो जीवन व्यर्थ नहीं होगा, है ना। फिर बोला है खून पसीना लगाकर मेहनत करना, ये भी व्यर्थ नहीं होगा, है ना। अपने प्रेम से संसार के युद्ध जीतना, ये भी तो गलत नहीं होगा। कायर बन के चुपचाप रहना, यही आपका जो है सो जीवन का व्यर्थ है, ठीक है। छठा नंबर लिखा है रे मनुष्य बस कातर करदन का आस से होगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा सी, दुख से रोना, ओके। रे मनुष्य बस कातर करदन का आस से होगा, है ना, दुख से रोना, ओके। फिर 7वां नंबर बोला है कि कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जो 7वां नंबर का बोल रहा है वो जो कवि है वो मनुष्य से बोल रहा है कि मनुष्य कायर बन कर ना रहे, ठीक है। यही कवि जो है सो मनुष्य से बोल रहा है कि कवि जो है मनुष्य जो है सो कायर बनकर नहीं रहना है, ठीक है, कुछ करना है लाइफ में। फिर हमारा व्यवहारिक व्याकरण से पूछ रहा है कि 9 नंबर में कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता भी हो और कर्म उपस्थित हो, दोनों उपस्थित हो, वहाँ जो है सो सकर्मक क्रिया उसका हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, सकर्मक क्रिया, ठीक है।
फिर हमारा अगला जो है 10वां नंबर में बोल रहा है कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बंदर नाचता है। देखिए, अगर आपको सकर्मक और अकर्मक में पहचान करना है ना, तो आप सवाल कीजिएगा क्या से। ठीक है, अगर उसका आंसर आ जाता है तो आपका जो है सो वही हो जाएगा सकर्मक, और अगर उसका आंसर नहीं आता है तो हो जाएगा अकर्मक। जैसे हमारे यहाँ देखिए कौन सा वाक्य बोल रहा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए गीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो ये भी सकर्मक हो जाएगा। रोहित ने गीत गाया, ठीक है, क्या गाया, गीत गाया, तो ये भी सकर्मक हो जाएगा। लेकिन बंदर नाचता है, क्या नाचता है, आंसर आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर 11वां नंबर बोल रहा है मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 नंबर का, वो हो जाएगा बी, सकर्मक क्रिया। मैंने संदेश भिजवाया, वो क्या भिजवाया, संदेश भिजवाया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, फिर 12 नंबर का है दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है। तो जो दादी है वो जो बच्चों को कहानी सुनाती है, इसमें क्रियापद छांटना है। ठीक है, तो 12 नंबर का हो जाएगा आपका बी, कहानी। ठीक है, 12 नंबर का बी, कहानी। ओके, फिर हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है। तो जो पिताजी के द्वारा जो अखबार पढ़ा गया वो है जी, बी नंबर, कर्मवाच्य। ठीक है, देखिए इसमें द्वारा जिस जहाँ लगा रहता है वैसा क्वेश्चन में इसका जो कर्मवाच्य होता है, क्या होता है, कर्मवाच्य। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में, बोला कृतिवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की स्पेस होती है, तो इसका जो 14 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानता, क्या हो जाएगा, प्रधानता। ठीक है, फिर हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, तो बी नंबर का हो जाएगा भाववच, क्योंकि ये भाव प्रकट कर रहा है, क्या प्रकट कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है, क्योंकि गर्मियों में कौन सी खूब आम खाया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाववाच्य। ठीक है, फिर हमारा जो 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि अथाशक्ति कौन सा समास है। तो जो अथाशक्ति जो है सो अव्यय भाव समास का, यानी कि 16 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, फिर हमारा 17 नंबर में बोल रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं। तो जो दो या दो से अधिक जो मेल होता है उसको कहते हैं उपसर्ग। 17 नंबर का बी नंबर, 17 नंबर का बी नंबर। ठीक है, 17 नंबर का बी समास, सॉरी, है ना, जब दो या दो से अधिक पदों के जो मेल को क्या कहते हैं हम लोग, समास कहते हैं। ठीक है, 17 नंबर का बी नंबर। ठीक है, तो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है जलज का अनिखार्थी नहीं है। तो जो 18 का हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बादल। जो जलज का जो अनिखार्थी शब्द है वो है बादल। ठीक है, 18 नंबर का डी नंबर। ठीक है, फिर 19 नंबर में बोल रहा है कि समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से है। तो 19 का हो जाएगा सी, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, 19 का हो जाएगा क्या, सी नंबर। ठीक है, फिर हमारा 20वां क्वेश्चन है विद्यार्थी अध्ययन डॉट डॉट सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अवयव होगा। तो क्या होगा, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते। आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जो एग्जाम में पास नहीं हो सकते। ठीक है, फिर हमारा 21वां क्वेश्चन है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, फिर हमारा कुछ चैप्टर से ही कुछ अध्याय आपको यहाँ पर ही लिखा गया है। ठीक है, कुछ चैप्टर से ही आपको अध्याय लिखा गया है इतना, और इसी को आपको जो है सो पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो लिखा है बाल गोविंद भगत, जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। लिखा है बाल गोविंद भगत कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं सकते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगा किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानती चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता।
गले में तुलसी की जड़ों की एक बेड और माला बांधे रहते। ठीक है, अब हमारा 22वां क्वेश्चन पूछ दिया, बाल गोविंद भगत की का का कद कैसा था। तो जो बाल गोविंद भक्त का जो कद था वो क्या था, मंझोला टाइप का था। अभी हम लोग पढ़े कि बाल गोविंद भक्त का जो कद था वो मंझोला टाइप का था। आंसर हो जाएगा बी, मंझोला टाइप का। ठीक है, फिर हमारा जो 23वां नंबर है, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। तो 23वां नंबर हो जाएगा डी, तुलसी की। कैसा बांधा जाता था, तुलसी की। ठीक है, फिर कुछ हमारा जो कुछ फिर ऐसा चैप्टर का अध्याय कट करके दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सो इसका आंसर बनाना। तो चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं। अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल, है ना, काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कोई नहीं, कहीं नहीं लगा कभी। फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग अभी पढ़े अमरुद्दीन का जन्म जो हुआ था डुमराव में हुआ था। तो 24 नंबर का भी हो जाएगा डुमराव। ठीक है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो 25 नंबर का हो जाएगा सी, 25 नंबर का हो जाएगा सी, शहनाई और डुमराव। ओके, फिर कुछ हम लोग का पोएम दिया गया है, इसको पढ़ते हैं, फिर इसका जो है सो आंसर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लिखा है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। कौन सी लिया गया है, दंतुरित मुस्कान से। ठीक है, लिखा दंतुरित, यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ कराती रही मधुपर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया 26 नंबर में पूछा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो 26 नंबर का हो जाएगा आंसर सी नंबर, 24 का हो जाएगा सी, नागार्जुन। ठीक है, इसका जो कवि है वो कौन है, नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 27वां है, दंतुरित का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो दंतुरित का जो होता है नए नए दांत, दंतुरित है ना, दांत जो है सो अंकुरित हो रहा है, नया, है ना। ठीक है, फिर लिखा है बाल 28वां क्वेश्चन है हमारा, उपरोक्त काव्यांश के व्यक्ति के रचयिता कवि का नाम है क्या है। तो इसका जो उपरोक्त रचयिता का जो नाम है वो है तुलसीदास, 28 का ये। ठीक है, फिर 29वां हमारा है क्वेश्चन, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो 29 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, अनुप्रास अलंकार। देखिए अलंकार आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें जो है सो आप लोगों को अनुप्रास, है ना, का जो है सो डिटेल में आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं है। तो 29 नंबर का आप लोग आ जाएगा बी नंबर, अनुप्रास। ठीक है, फिर हमारा अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करें। ठीक है, लिखा है कृष्ण का संदेश सुनकर, ये आप लोगों की किताब से है। ठीक है, इतना सब बहुत सारे सभी किताब से हैं, आप लोग में सभी लोग किताब अच्छे से पढ़ लिए होंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। बोल रहा है कि कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। तो कृष्ण का जो संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति हो गई, वो हो गई विरह की आग जगी। ठीक है, कैसी हो गई थी, विरह की आग जगी थी। तो 30 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर। ओके, फिर हमारा 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन बोल रहा है उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है। तो 31 का हो जाएगा हमारा बी, ललित ललित कल्पना क्रांति, है ना, चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा सी। हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो थी, आंसर हो जाएगा बी, चट्टान जैसी भारी। ऑप्शन चट्टान जैसी भारी। तो 32 का हो जाएगा बी। ओके, फिर हमारा 33वां है धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। तो जो धुंधला प्रकाश जो है सो 33 नंबर का हो जाएगा सी, 33 नंबर का सी हो जाएगा अस्पष्ट सुख का। ठीक है, 33 नंबर का हो जाएगा सी, अस्पष्ट सुख का। ठीक है, 34वां है मृग तृष्णा का अर्थ है। तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है ऑप्शन सी, छलावा। ठीक है, मृग तृष्णा का जो अर्थ होता है वो होता है छलावा, ऑप्शन सी। 35 नंबर बोल रहा है पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने
किसके लिए प्रयोग किया, ठीक है। तो 35 नंबर का हो जाएगा बी, है ना। लेखक के माता ने लेखक के पिता के लिए जो है सो यूज किया था ये वर्ड, कौन सा वर्ड, मर्दुए, कौन सा वर्ड, मर्दुए शब्द, ठीक है। ये सब गांव भाषा में बोला जाता है मर्दू वगैरह। तो 36 नंबर में हमारा अगला क्वेश्चन 36 नंबर में है, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। तो जो मूर्तिकार ने जो था वो मूर्ति के नाक के लिए बोला गया था कि आप जो है सो उसका जिंदा नाक लगा दीजिए, ठीक है। तो ये 36 का हो जाएगा सी नंबर, जिंदा नाक लगा दी जाए, ठीक है। फिर अगला जो हमारा 37वां है, लिखा है साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। तो ये जो सीखी थी वो नेपाल की युवती से सीखी थी, है ना, नेपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल, ठीक है। फिर हमारा 39वां क्वेश्चन है, लेखिका ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। अब लेखिका ने जो खीरा खाने के लिए क्यों इनकार कर दिया था भाई, देखते हैं। तो 39 का हो जाएगा बी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है सो उसने खीरा खाने के लिए इनकार कर दिया था। फिर हमारा जो सो लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो ये जो देखना चाहते थे राष्ट्रभाषा के रूप में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 नंबर का हो जाएगा सी। तो ये आप लोगों का जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सारा मैंने करवा दिया, ठीक है। सब्जेक्टिव का भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक जो है सो पढ़ते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है। मैं बहुत सा सभी मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ, है ना, पर डे लेकर आ रहा हूँ। और पिछला साल का भी जितना भी मॉडल पेपर है वो सब का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक मेहनत करते रहिए, है ना। जय हिंद, जय भारत।